हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र सेट 2024 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म इज टू। आपको बताना है कि एक बिजनेस फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आपके ऑप्शन है अंडरटेक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अंडरटेक प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस, अंडरटेक सोशल एक्टिविटीज़, अंडरटेक नेशनल एक्टिविटीज़। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एक बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है प्रॉफिट को जनरेट करना। क्योंकि अगर प्रॉफिट को आप जनरेट नहीं करेंगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप बिज़नेस में टिक नहीं पाएंगे। और प्रॉफिट ही वो एक चीज़ है जो बिज़नेस को करने के लिए इंटरेस्टिंग बनाता है। बिज़नेस आदमी क्यों करता है? कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल बिज़नेस क्यों करता है? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो किसी भी बिज़नेस का जो प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, टू जनरेट प्रॉफिट। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंडरटेक प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस आर डाउनसाइजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन पर्टिकुलर हायरार्की, दिस स्ट्रैटेजी इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को कम करने लगती है, यानी निकालने लगती है ऑर्गेनाइजेशन से, तो इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी या बिजनेस। तो इसे हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं छटनी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो कॉस्ट है उसको कट करना चाहती है, तो ऐसे में वो एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकालने लगती है। आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़ में कि फलाना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1000 एम्प्लॉय को निकाल दी, तो उसे हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं, यानी छटनी कहते हैं। और ये कॉस्ट कट करने के लिए किया जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है कार्टल, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, टाई इन अरेंजमेंट। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि पैरेलल हो, यानी सेम लेवल पे हो। दो बिजनेस हैं तो वो अगर वो सेम लेवल पे कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहेंगे। और कार्टल जो है वो एक हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का ही एग्जाम्पल होता है। कार्टल में होता क्या है कि जब हम सेम लेवल पे बिजनेसेस के जो लोग होते हैं वो सप्लाई चेन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो कि सप्लाई चेन में होते हैं, बेसिकली जो सप्लाई वाले एंड में होते हैं, वो बिजनेसेस जब साथ में आते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे तो फिक्स प्राइसेस, प्राइसेस को फिक्स करने के लिए, लिमिट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए, या फिर और भी कारण हो सकते हैं जैसे डिवाइड मार्केट्स, मार्केट को आपस में बांटने के लिए जब वो साथ में आते हैं तो इसे हम कार्टेल कहते हैं। कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट वेयर बिजनेसेस एट द सेम लेवल इन द सप्लाई चेन साथ में आते वो लोग, ताकि प्राइस को फिक्स कर सकें, प्रोडक्शन को लिमिट कर सके या मार्केट को डिवाइड कर सके आपस में। और ये इस तरीके के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलीगल हैं। इलीगल क्यों है? क्योंकि ये कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए इलीगल होते हैं। कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने ओपेक के बारे में सुना होगा। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि कुछ कंट्रीज साथ में आ जाती हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती हैं। वो ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसीज़ बनाती हैं सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए। सप्लाई चेन को कंट्रोल क्यों किया जाता है? ताकि हम प्राइस को ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लुएंस कर सके, बढ़ा सकें। तो प्राइस जो है ऑयल का महंगा हो जाएगा। तो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो साथ में आके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम यही प्राइस पे ऑयल को बेचेंगे। कुछ और कार्टेल हो सकता है, जैसे इंडिया में बात करूं तो सीमेंट कार्टेल बनाया गया था सन 2000 में। सीमेंट कार्टेल का क्या मतलब है कि सीमेंट बनाने वाली कुछ कंपनीज हैं जो कि साथ में आके एग्रीमेंट करके उन्होंने प्राइस को इन्फ्लुएंस किया था। जैसे एसीसी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ कंपनीज हैं जो साथ में आके इन्होंने प्राइस को इन्फ्लुएंस किया था। और इसको रोकने के लिए
2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में CCI, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने 11 सीमेंट कंपनीज पे फाइन लगाया था कि ये आप इलीगल काम कर रहे हो। इसी तरीके से 2011 में भी एक टायर कार्टेल बनाया गया था। टायर कार्टेल का क्या मतलब है? टायर बनाने वाली जो कंपनी है उन्होंने साथ में आके एग्रीमेंट किया था ताकि प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। जैसे अपोलो टायर्स, MRF टायर, सीएट टायर, जेके टायर्स या फिर बिरला टायर्स, ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने टायर कार्टेल्स बनाया था। तो खैर इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का एग्जांपल है, तो वो है कार्टेल, ये ध्यान रखना। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाई एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि लोग जो है वो अपने एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड्स की वजह से मोटिवेट होते हैं। आपके ऑप्शन है हर्जबर्ग थ्योरी, मैस्लो थ्योरी, एल्डर्फर थ्योरी या ब्रूम थ्योरी। तो एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, तो ये तो नहीं हो सकता। मैस्लो ने मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने 5 तरीके के नीड्स के बारे में बात किया था। ब्रूम ने ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया था जिसमें मोटिवेशन इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू वी, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू वैलेंस। वैलेंस का क्या मतलब है? वैल्यू। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको आई बटन पे उसका लिंक दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे टॉपिक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मोटिवेशनल थ्योरी है, ये सारे थ्योरीज मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके सारे थ्योरीज को पढ़ सकते हैं या जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ब्रूम ने ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया है। एल्डर्फर ने क्या दिया है? एल्डर्फर ने दिया है ERG थ्योरी। ERG का क्या मतलब है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ये 3 तरीके के नीड के बारे में बात किया था। अगर आपने मैस्लोस के नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें 5 तरीके का नीड होता है। तो स्टार्टिंग के जो 2 नीड हैं, बेसिक या सेफ्टी नीड, वो आपके एग्जिस्टिंग नीड के बराबर है। और जो मैस्लो के आपके सोशल नीड्स हैं वो आपके रिलेटेडनेस नीड है। और जो मैस्लो की एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो आपकी ग्रोथ नीड के बराबर है। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो एल्डर्फर की थ्योरी है वो ये कहता है कि जो लोग हैं वो अपने एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड की वजह से मोटिवेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोरी Z डिस्क्राइब्स द मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ विच मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। थ्योरी Z जो है वो कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है? आपके ऑप्शन है इंडियन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ब्रिटिश मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, चाइनीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या फिर जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। थ्योरी Z आपको पता है, इसको दिया है विलियम G आउची ने। इसको आउकी भी पढ़ सकते हैं, विलियम जॉर्ज आउची। इन्होंने 1980s के आसपास ये देखा कि जो जापानीज इकॉनमी है वो बहुत बूम पे है, बहुत जापानीज इकॉनमी जो है बहुत अच्छा कर रही है। तो दुनिया भर के लोगों में ये क्यूरियोसिटी थी कि जापानीज इकॉनमी इतनी अच्छी कैसे कर रही है, बाकी जो कंट्रीज की इकॉनमी है वो उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन जापानीज इकॉनमी बूम पर कैसे है। उसी समय जो विलियम आउकी है, जो कि एक अमेरिकन स्कॉलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, ये जापान गए और इन्होंने थॉरो स्टडी किया और उस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था थियरी Z। थियरी Z, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंजेस। जापानीज चैलेंज, ये किताब लिखी गई थी 1981 में। तो उन्होंने जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं थियरी Z। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब बिजनेस एथिक्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस एथिक्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। आपके ऑप्शन है बिजनेस एथिक्स इज कॉग्निटिव थियरी,
Business ethics is regulation. Business ethics is related to norms. Business ethics is applied ethics that studies moral standards and show how this can be applied to the businesses. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि बिजनेस एथिक्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। बिजनेस एथिक्स ये बताता है कि किस तरीके से हम मोरल स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और किस तरीके से ये मोरल स्टैंडर्ड्स को हम बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। मॉरल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? जैसे ट्रांसपेरेंसी, हमारे बिजनेस में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये चीज़ें। जो भी हम प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं वो फेयर है या नहीं है। जो भी हम एक्शंस लेते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं या जो भी एक्शन लेते हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं। जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हम फेयर रेवेन्यू दे रहे हैं या नहीं। उनके लिए जो वेलफेयर की स्कीम है वो हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जो भी हम एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं वो ऑनेस्ट है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम जो भी एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं वो कुछ और है और रियलिटी में जो प्रोडक्ट है वो कुछ और है। तो बिजनेस एथिक्स का यही मतलब है कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें सही चीज़ों को करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, प्रोडक्ट की प्राइस सही रखें, जो भी हम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, सस्टेनेबल हो, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करें, एडवर्टीजमेंट हम सही करें ताकि किसी को नुकसान ना हो, सही चीज़ें हम करें। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A national level hotel chain established a plan that describes how top managers will be promoted throughout the organization over time. This is called as। एक नेशनल लेवल होटल चेन मान लेते हैं, जैसे ताज होटल। एक नेशनल लेवल होटल चेन है जो कि एक प्लान बनाता है, जो ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समय के साथ टॉप मैनेजर्स को कैसे प्रमोट किया जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? क्या यह डिमांड फॉरकास्टिंग है या सोशल कॉन्टेक्स्ट है, एम्पावरमेंट है या फिर एक्सक्लूसिव सक्सेशन? तो इसे हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव सक्सेशन। सक्सेशन का क्या मतलब? उत्तराधिकारी, जो नेक्स्ट टॉप मैनेजर बनेगा। तो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजर प्रमोट होगा ये बताता है एक्सक्लूसिव सक्सेशन। समझ में आया? तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस कंपनसेशन स्ट्रैटेजी। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपनसेशन स्ट्रैटेजी होती है उसको डिटरमाइन करने में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता। कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कंपनसेशन स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे, ऑर्गेनाइजेशन लीगल कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कंपनसेशन स्ट्रैटेजी से क्या मतलब है। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? कोई प्लान हो सकता है। तो कंपनसेशन स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है कि ये एक प्लान है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ये डिसाइड करने में कि उसके एम्प्लॉय को किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट करने का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी और वेजेस कैसा होगा, कितना होगा। जो भी हम बोनसेस दे रहे हैं या इंसेंटिव्स हैं वो कैसा होगा। कोई अदर बेनिफिट्स हो सकता है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या फिर रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या बेनिफिट दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें आती हैं कंपनसेशन स्ट्रैटेजी में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंपनसेशन स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है दी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे। तो ये फैक्टर है जो कि कंपनसेशन स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करेगा। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी। देखिए सीधा सीधा बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या मतलब है, उसकी रेवेन्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना है, बजट कितना है, ये सब सारी चीज़ें निर्धारित करेंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को किस तरीके का कंपनसेशन देता है। तो ये तो फैक्टर होगा। दूसरा देखते हैं दी ऑर्गेनाइजेशंस लीगल कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे लेबर लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर है डिटरमाइन करने में कि कंपनसेशन कितना होगा। जैसे मिनिमम वेजेस कितना देना है,
अगर एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसमें कितना पे करना है। तीसरा है लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी मैटर करेगा कि वो किस तरीके का कंपनसेशन अपने एम्प्लॉय को देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिहार में है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुणे में है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 350 रुपये पर डे दिया जाता है एम्प्लॉय को और यहाँ पे 750 रुपीज़ दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो जोग्राफिकल लोकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, लोकल मार्केट कंडीशन कैसा है, उसी आधार पे जो वेजेस या सैलरी दी जाती है। आप सभी को पता है कि अगर आप पुणे में काम कर रहे हैं तो बिहार के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा वेजेस मिलेगा। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंपनसेशन स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शंस हैं। फोर्थ एक बार देख लेते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो है वो कंपनसेशन स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल होंगे उसको डिफाइन करना, ये जॉब क्लासिफिकेशन का काम होता है। जैसे आपने 3 तरीके के लेवल्स देखे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसमें ऑर्गेनाइजिंग करना, डिफाइनिंग करना रोल्स को, ये आपका जॉब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली फैक्टर, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच फॉर वैल्यूइंग ह्यूमन रिसोर्सेज वॉज डेवलप्ड बाई। आपके ऑप्शन है पाइल, रेंसिस लिकर्ड, डेविड वॉटसन या फिर शुल्ट्ज। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच का क्या मतलब है कि अगर हम पुराने एम्प्लॉय को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम पुराने एम्प्लॉय को रिप्लेस कर लेंगे न्यू एम्प्लॉय से। तो रिप्लेस जब हम करेंगे तो उनकी कुछ रिप्लेसमेंट कॉस्ट होंगी। जैसे नए एम्प्लॉय को हम रिक्रूट करेंगे तो हायरिंग का खर्चा होगा। अगर नए एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं न्यू स्किल सिखाने के लिए तो उसका अलग खर्चा होगा, और भी मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर होगा जो कि आप नए एम्प्लॉय पे करोगे, क्योंकि पुराना एम्प्लॉय जो है वो आपका स्किल्ड है, काफ़ी टाइम से वो काम कर रहा है, लेकिन नया एम्प्लॉय जो है उसको उतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। इसे ही हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच कहते हैं। तो इसको दिया है रेंसिस लिकर्ड ने। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनने के लिए। आपके ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, जनरल मैनेजमेंट स्किल्स एंड एबिलिटी, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर फंक्शनल एरियाज, अ डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनने के लिए उसे लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लेबर लॉज क्या हैं, सेफ्टी रेगुलेशंस क्या हैं, इस सब के बारे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जनरल मैनेजमेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो ये भी होना चाहिए। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को लीडरशिप के बारे में, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये जनरल मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं वो उसको आना चाहिए। नेक्स्ट है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर फंक्शनल एरियाज। देखिए जो अदर फंक्शनल एरिया है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उसको होनी चाहिए। अदर फंक्शनल एरिया का क्या मतलब है, जैसे फिनांस के बारे में उसको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, मार्केटिंग के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ऑपरेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आईटी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सब डिपार्टमेंट्स के बारे में उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। नेक्स्ट है अ डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये देखिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं, कोई निश्चित रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके बिना अगर ये नहीं होगा तो आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की एक डिग्री है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इनहेंस इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के इफेक्टिवनेस को इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। आपके ऑप्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट,
लेटरल फैक्टर, वर्टिकल फैक्टर, स्ट्रॉन्ग यूनियंस एंड इफेक्टिव लीडरशिप। सबसे पहले जान लो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब है कि कुछ लोग आके बार्गेन कर रहे हैं। जैसे हम शॉप पे जाके, सब्जी वाले या कहीं पे भी शॉप पे जाके, हम जो प्राइस जो सेलर होता है वो मांग लेता है, वो प्राइस हम नहीं पे करना चाहते। हम चाहते हैं, किसी ने बोला 700 रुपये का शर्ट है, तो हम उसको बोलना चाहते हैं कि 600 रुपये में भाई हमको दे दो। तो हम इंडिविजुअली बार्गेन करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग देखते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो है, जनरली जो यूनियन होते हैं, वो जाके मैनेजमेंट से बात करते हैं और निगोशिएट करते हैं किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो उसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा वेजेस दिया जाए, और जो मैनेजमेंट है वो ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा वेजेस नहीं दिया जाए। तो बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। तो जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एक यूनियन होता है, एम्प्लॉय यूनियन होता है जनरली। तो वो यूनियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जो मैनेजमेंट के पास जाता है। जैसे कॉलेज में क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो वो स्टूडेंट का कोई लीडर होता है जो वीसी के पास जाके अपनी बातों को रखता है कि हमें ये पानी की प्रॉब्लम है कॉलेज में पीने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। इसी तरीके से जब एम्प्लॉय यूनियन जो होता है उसको कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वेजेस उनको ज़्यादा चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को लेके वो मैनेजमेंट के पास जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। अब मैनेजमेंट जितना वो कहेंगे उतना वेजेस तो दे नहीं सकता, क्योंकि भाई कॉस्ट को भी तो मैनेजेबल होना चाहिए। अगर कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए बढ़ गई तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो वो चाहेंगे कि हमारे एम्प्लॉय भी नाराज़ ना हो और हमारा जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो सपोज़ कर लेते हैं कि एम्प्लॉय कहते हैं कि हमें पर डे का 800 रुपये देना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट है वो कहेगा भाई 600 रुपये आपका ऑलरेडी था, अब 700 रुपये ले लो। कोई एक बीच का जो रास्ता है वो निकाल लिया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इनहेंस इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो देखिए सारे ऑप्शंस जो हैं वो लगभग लगभग आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के इफेक्टिवनेस को इनहेंस करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग यूनियंस है और इफेक्टिव लीडरशिप है, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आंसर लग रहा है। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि एक जॉब की वर्थ को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करता है। आपके ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब डिजाइन, जॉब इवैल्यूएशन या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। अप्रेजल का क्या मतलब है? इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस किसकी होगी? एम्प्लॉय की होगी। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है कि एम्प्लॉय की जो पास्ट या करंट परफॉर्मेंस है उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, ताकि ये डिसाइड कर सकें कि हमें उसे प्रमोशन देना है या नहीं देना है। हर ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने या साल भर में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ये देखने के लिए किसे हमें हायर पोजीशन पे ले जाना है और किसे हमें प्रमोट करना है। तो आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है वहाँ पे। जॉब डिज़ाइन देखते हैं। जॉब डिज़ाइन जो है वो ये बताता है कि हाउ जॉब आर स्ट्रक्चर्ड, किस तरीके से आपका जो जॉब है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन बताता है कि एक जॉब की वर्थ क्या होगी, यानी अगर मैनेजर है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, जनरल मैनेजर है तो उसकी सैलरी क्या होगी, सुपरवाइजर है तो उसकी सैलरी क्या होगी, या जो लोअर लेवल वर्कर हैं उनकी सैलरी क्या होगी। तो जॉब इवैल्यूएशन वर्थ के बारे में बात करता है कि वर्थ क्या होगी। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि जॉब किस तरीके का है, जॉब में क्या करना है, उसके कौन कौन से टास्क है, कौन कौन से ड्यूटीज़ है। जॉब टाइटल क्या है, क्या आप जनरल मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, या क्या पोस्ट है आपकी, लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आपको काम करना है, जॉब की टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करते हो। एक और टर्म आता है जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, वह है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? मिनिमम क्वालिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पर्टिकुलर जॉब। किसी भी जॉब को करने के लिए उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हर एक जॉब की वर्थ कौन बताता है, तो वह बताता है जॉब इवैल्यूएशन। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा
ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम का टाइप नहीं है। आपके ऑप्शन हैं टीम बिल्डिंग, सर्वे फीडबैक, लीडरशिप डेवलपमेंट या केस स्टडी। तो सबसे पहले ये जान लो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, जिसे हम शॉर्ट में ओडी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर प्लस स्ट्रक्चर, कल्चर का क्या मतलब है किस तरीके से वो काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन काम करने का जो तरीका होता है वो कल्चर बताता है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो उसकी हायरार्की है वो किस तरीके की है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर और स्ट्रक्चर में चेंज करती है तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होती है वो प्लान्ड चेंज है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, अचानक से कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, बल्कि ये एक प्लान्ड चेंज है। और जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है इसको सबसे पहली बार जो ये टर्म है इसको दिया था रिचर्ड बेकर्ड ने। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, ये उन्होंने 1950 के मध्य में ये टर्म दिया था, मिड 1950s में इन्होंने दिया था। अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन प्रोग्राम का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन ऐसे टेक्निक या एक्टिविटीज़ है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करते हैं, यानी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो पाता है। और ये आपके बिहेवियरल इंटरवेंशंस होते हैं, नॉन बिहेवियरल भी होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम सिंपली आपको टाइप बता देंगे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करते हैं। तो टीम बिल्डिंग है, सर्वे फीडबैक है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, ये तीनों आपके टाइप हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम के। केस स्टडी जो है वो नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे जो टाइप है वो पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सर्वे फीडबैक इसमें दिया है, 360 फीडबैक, इसके अलावा प्रोसेस कंसल्टेशन, ग्रिड ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लीडरशिप डेवलपमेंट आपने देखा ही है, एमबीओ होता है। इसके अलावा रीडिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रीडिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। मैंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके डिटेल में सारे टर्म्स के बारे में समझ सकते हैं कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। क्योंकि मैं पूरा यहाँ बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हैबिट ऑफ द पीपल टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली एंड इंटरप्रेटिंग इट इज कॉल्ड एज। आपको बताना है कि लोगों का ये हैबिट होता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं या फिर सेलेक्टिव रिटेंशन बोलते हैं? सारे टर्म्स को एक बार देख लेते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड है अकॉर्डिंग टू मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। अगर आपने नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा। सेलेक्टिव अटेंशन का क्या मतलब है कि हम सिर्फ काम की चीज़ों पे फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी हमारा फोकस जो होता है वो काम की चीज़ों पे होता है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? डिस्टॉर्ट होना यानी मॉडिफाई करना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें आती है उसे हम मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अकॉर्डिंग टू और प्री कंसेप्शंस, हमारे जो दिमाग में सोच हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसे हम सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। सेलेक्टिव रिटेंशन का क्या मतलब है कि हम कुछ चीज़ों को ही याद करते हैं, कुछ ही इंफॉर्मेशन को याद करते हैं और उसे ही हम रिटेन करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव और एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसा हमारा बिलीव होता है उसी तरीके की इंफॉर्मेशन को हम याद रखते हैं और रिटेन कर देते हैं, और जो हमारे बिलीव के अकॉर्डिंग नहीं होता है उसे हम भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं। तो इसे ही हम सेलेक्टिव रिटेंशन कहते हैं। अगर हम अपने बिलीव के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को याद कर रहे हैं और रिटेन कर रहे हैं तो उसी के बारे में हम कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, उसी के बारे में ही हम बात करेंगे। अदरवाइज हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे जिसके बारे में हमारा इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, रिटेंशन का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है,
याद रखने से है या रिटेन करने से है, वो इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो बिलीव है उसको सपोर्ट करता है। तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मैनेजमेंट से रिलेटेड और एचआरएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद है आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपकी कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।